Hello students, myself Rohit Kumar. A very good morning to everyone. So, in previous lecture, I have already discussed about law of conservation of mass. Today, I am going to discuss about law of constant proportion or law of definite composition. So, let us start. So, first of all, we write here law of definite proportion. लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन और इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ठीक है. सो पहले ये लॉ को किसने दिया था? तो इस लॉ को सबसे पहले दिया था जोसेफ रॉस ने. तो यहाँ पे लिखेंगे इट वाज गिवन बाय जोसेफ रॉस. ठीक है. इस लॉ को किसने दिया था? डिफरेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया था? जोसेफ रॉस ने. अब आखिरकार ये लॉ कहता क्या है? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, जो एक कंपाउंड जो है वो बना हुआ है दो एलिमेंट से. ठीक है. दो एलिमेंट जैसे कि मान लेते हैं कि मास जो कंपाउंड है ए बी है. ठीक है. ए बी कोई मेरा कंपाउंड है. ठीक है. तो ए बी जो कंपाउंड का जो क्या लगा है? एलिमेंट लगा है. कंपाउंड बनता क्या चीज से? मॉलिक्यूल से बनता है. और एलिमेंट कोई चीज से बनता है? एटम से. तो ए का जो मास है कितना है? m1 है. ठीक है. जो ए का जो मास है वो कितना है? m1. और बी का जो मास है वो क्या है? m2 है. ठीक है. अब इस कंपाउंड का जो हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे. क्या होगा? इस कंपाउंड का जो रेशियो निकालेंगे किसका? ए और बी का. ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? ए रेशियो बी. ए का मास कितना है? m1 है. ठीक है. ए का मास कितना है? m1 और बी का मास m2 है. ठीक है. तो ये जो रेशियो है m1 और m2 का, ये हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है. क्या रहने वाला है? फिक्स. हमेशा ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. m1 रेशियो रहेगा, m2 का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. चाहे जो ए बी जो कंपाउंड बना है, चाहे कोई भी मेथड से बना हो, हमको उससे मतलब नहीं है. हमको सिर्फ ये देखना है कि ये कंपाउंड जो बना है ए बी, वो किसी भी मेथड से बन सकता है. तो ये कंपाउंड जो है जिसका मास ए का मास क्या है? m1 है और बी का मास m2 है. और इसका जो रेशियो है ए रेशियो बी का, जिसका ए का मास कितना था? m1 और बी का मास कितना था? m2. और ये क्या रहने वाला है? फिक्स. तो यही लॉ कहता है डिफरेंट प्रोपोर्शन. ठीक है. ये इसको किसने दिया था? जोसेफ रॉस ने दिया था. तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? तो आखिरकार समझ में आ गया होगा कि कोई मेरे पास कोई कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड का जो मेरे पास जो एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट से बना हुआ है? दो एलिमेंट से, ए और बी. ठीक है. तो ए का मास m1 है, m2 का बी का मास कितना? m2 है. ये जो रेशियो है ना, ए रेशियो बी, वो हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स है. और जो ए बी कंपाउंड जो बना है वो किसी भी मेथड से बन सकता है. तो यही ला दिए थे किसने? जोसेफ रॉस ने दिए थे. तो हम ये ला लिखते हैं. ये ला आखिरकार रेक्टिफिकेशन वाला क्या है? आखिरकार यहाँ पे देख लेते हैं. ये ला क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ए कंपाउंड ए कैन बी obtained from different sources, but the ratio of each component किसका? बाय वेट क्या रहने वाला है? रिमेन सेम. so it
डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द source from which it has been obtained। देखो ये ला क्या कहता है, जो हम बताएं वही यहाँ पे लिखवाएं। क्या का ला कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ला, ठीक है, ला क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ला ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। जो भी बताएं, मेरे पास कोई कंपाउंड है तो किसी मेथड से ही प्रिपरेशन किया जा सकता है, बट इसका जो रेशियो जो होगा ना, रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट बाय वेट, किसका वेट, इस कंपाउंड का वेट, वो क्या रहने वाला, हमेशा रिमेन सेम रहने वाला, कहने का मतलब फिक्स रहने वाला। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन ऑफ इट द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सा मेथड से प्रिपरेशन किए हैं इस कंपाउंड को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये ला किसने दिया था, जोसेफ प्रॉफ्ट ने दिया था। तो हमारे ख्याल से ये ला समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि जो कंपाउंड है उसका मास क्या रहने वाला, हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O का, ठीक है। अब हम लोग पहले पढ़ चुके थे मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो इस कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 1 जब कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन है और इसका मास होता है 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है और इसका मास कितना होता है 16, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 16। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, कितना हो जाएगा 1:8। आखिरकार 1:8 बता क्या रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है किसको से, हाइड्रोजन से। ये बताना चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो कितना टाइम ज़्यादा हाइड्रोजन से, 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बनने के लिए कितना पार्ट लगा है, 1 पार्ट, ऑक्सीजन को बनने के लिए कितना पार्ट लगा है, 8 पार्ट लगा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पानी बना है, H2 + O2 क्या बना, पानी बना, ठीक है। आखिरकार बैलेंस इसको अगर करना है तो कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि जो, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हर एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हर एक ग्राम हाइड्रोजन को बनने के लिए कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगता है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगता है। कितना लगता है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगता है, 8 ग्राम लगता है। तो हम लोग कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 0.8 ग्राम है, 0.5 ग्राम है, सॉरी 0. कितना है, 0.5 ग्राम है। अगर मान लो कि किसी के पास ऑक्सीजन कितना ग्राम था, 8 ग्राम, तो कोई बोल रहा है कि पानी बना दे सर, तो पानी बनेगा कैसे। अभी हम क्या बोले कि हाइड्रोजन का कितना ग्राम था, 0.5 ग्राम था, कितना था, 0.5 ग्राम था, और ऑक्सीजन उसके पास कितना था, 8 ग्राम था। तो वो बोल रहा है कि पानी बना दें, तो पानी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना टाइम्स ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो बताओ कि जब हाइड्रोजन हम 0.5 ग्राम लिए हैं, तो ऑक्सीजन हमको कितना पार्ट लगेगा, 4 पार्ट लगेगा। कितना पार्ट लगेगा, 4 पार्ट। तो हम उसको जो पानी बना के देंगे ना, 4.5 ग्राम का हम पानी उसको बना के देंगे। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 3 ग्राम मान लिया जाए, ठीक है, कितना ग्राम है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है। अब वो मेरे को ऑक्सीजन कितना दे रहा है, 8 ग्राम दे रहा है। तो बोल रहा है पानी बना दें, पानी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मतलब पानी बनने के लिए हाइड्रोजन कितना पार्ट चाहिए, 1 ही पार्ट चाहिए, और उसके पास हाइड्रोजन कितना था, 3 था। तो लेकिन जो 3 है वो क्या करना चाह रहा है कि जो 2 है, अब उसके लिए जो 2 मतलब टोटल 3 था, अब उसको क्या, जो 2 ग्राम जो बचेगा हाइड्रोजन, वो मतलब खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे, मतलब पानी बनने के लिए हमको 1 ग्राम क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और ये 2 ग्राम क्या चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि पानी बनने के लिए हमको कितना ग्राम चाहिए हाइड्रोजन, 1 ग्राम चाहिए। अब ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर 8 ग्राम ऑक्सीजन को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि हर 8 ग्राम ऑक्सीजन को बनने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 ग्राम चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 1 ग्राम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ऑक्सीजन मान लेते हैं कि 16 ग्राम है। ठीक है, कितना ग्राम है, 16 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना कितना ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा। कितना ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है। और ये जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे ये कोई मेथड से आया हो। ठीक ना, चाहे वो कोई भी मेथड से आया हो, हमेशा क्या रहेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो ये था। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, CO2 का ले लेते हैं। ठीक है, CO2 का, तो हमेशा जो रेशियो रहने वाला वो फिक्स रहने वाला, CO2। अभी इसमें बताओ, जो ये कंपाउंड जो है कौन कौन सा एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6 पर, लेकिन इसका मास कितना होता है, 12। 12 होता है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इसका मास कितना होता है, 16। तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 32। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो रेशियो 12 भागा 32, काट देते हैं, 6, 16, 3, 8। इसका रेशियो आया, कितना रेशियो आया, 3:8। अब ये जो रेशियो जो आया ना, 3:8, हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। कहने का मतलब ये है, जो कार्बन जो है कितना पार्ट लगा बनने के लिए, 3 पार्ट। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बनने के लिए कितना पार्ट लगा, 8 पार्ट लगा। ठीक है, तो हमेशा जो रेशियो जो होगा ना, वो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो कहने का मतलब एक जो अब इससे हमको मैटर नहीं करता है कि कौन सा मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये मेथड मतलब कि ये मायने नहीं रखता है। कोई भी मेथड से हम इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो कार्बन को बनने के लिए 3 पार्ट, ऑक्सीजन को बनने के लिए 8 पार्ट लगा। तो बताओ, कार्बन को मान लेते हैं, कार्बन जो है हमारे पास मान लो कि 6 ग्राम है। कितना ग्राम है, 6 ग्राम। वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम। तो ये रेशियो ये बताना चाह रहा है कि जो M1 ये मान लेते हैं, इसको M1 था, ये मान लेते हैं M2 है। तो M1 का और M2 का जो रेशियो है वो कितना है, 3:8 आया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये ला ये बताना चाहता है। ठीक है, और ये ला को किसने दिया था, इस ला को दिया था जोसेफ रॉस ने। और ये ला हमको क्या से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या कहीं समझ में आओ तो ठीक है। और इससे क्या कीजिएगा, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। सो थैंक यू।